2020 रुखसत हो रहा है। इसने बहुत जख्म दिए दुनिया को, हमारे देश को। कोरोना के मामले बहुत बढ़े, दिल्ली खास तौर पे चर्चा में रही। बहुत कोरोना के मामले थे, ऐसा लगा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। 2020 के जाते जाते अच्छी खबर यह है कि राजधानी में कोरोना के केसेस कम होने लगे। 2020 तो जा रहा है, 2021 कैसा होगा, उसके लिए रोड मैप क्या है, इसे बताने के लिए अरविंद केजरीवाल से बेहतर और कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता। अरविंद जी, 2020 तो बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत बुरा रहा। अब सबकी निगाह है कि 2021 आने वाला है, तो वैक्सीन भी आने वाला है। तो पहले कोई खुशखबरी? वैक्सीन की तैयारी पूरी हम लोगों ने कर ली है। दिल्ली सरकार ने जैसे ही वैक्सीन आएगा तो हमारे पास सफिशिएंट हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज का इंतज़ाम कर लिया है। केंद्र सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार ने एक वो बनाया है प्रोटोकॉल की पहले इन लोगों को दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको दिए जाएंगे, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस के लोग हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, ये इनको भी दिए जाएंगे एक साथ। और फिर 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको, और जो 50 साल से कम हैं लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटी है उनको दिए जाएंगे। ये सब मिला के 51 लाख बनते हैं। हर आदमी को 2-2 डोज देनी है, तो 1 करोड़ 2 लाख डोज देने का इंतज़ाम करना है। तो उसके लिए सफिशेंट स्टोरेज का, डिलीवरी का, लगाने का, सबका इंतज़ाम हम लोगों ने कर लिया है। अब वैक्सीन की इंतज़ार हो रही है। जब केंद्र सरकार वैक्सीन को अप्रूवल देगी और हमें डिलीवरी देगी, हम तुरंत इसको शुरू कर देंगे। एक-एक करके थोड़ी क्लैरिटी कर लेते हैं इसमें। कह रहे हैं कि पहले हेल्थ केयर वर्कर, अब चाहे दिल्ली हो या पूरे देश में हेल्थ केयर वर्कर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। दोनों को दिया जा रहा, तो दोनों को दिया जाएगा, दोनों को एक साथ। हाँ, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, और उसके बाद नहीं है, ये सबको एक साथ है, पैरेलल है। तो उसमें पुलिस वाले हो गए और कौन लोग, वॉलंटियर्स हो गए। जैसे हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि जो ये सर्विसेज वाले हैं, जैसे बिजली के, पानी के लोग, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जिनकी पब्लिक डीलिंग्स होती हैं, इनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो वो सब कर करा के 9 लाख बनते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। और 42 लाख दिल्ली में 42 लाख बनते हैं 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग। अब उसमें एक कैच ये है कि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र उससे कम है लेकिन कोमॉर्बिडिटी है, हाँ वो है, डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, उनको भी इंक्लूड किया जो 50 से हो सकता है कम भी हो। 7 करोड़ लोग हैं पूरे देश में जिनको डायबिटीज है। तो ऐसे में उनको पहली क्या है, उनको पहली बार में इंक्लूड किया जाएगा, इसी के साथ इंक्लूड किया जाएगा। तो वो एक रफ एस्टीमेट है कि 42 लाख लोग हैं ऐसे दिल्ली के अंदर। अब एक सवाल ये लोगों के जहन में है, पूरे साल तो समझिए कि स्कूल बंद रहा, बच्चे घर पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जहाँ तक अब दिल्ली में तो चलिए तब भी हो रहा है, बाहर की जगहों पे क्लासेस मुश्किल है। बच्चों का क्या होगा, उनके बारे में क्या सोचा गया? देखिए, अभी तक दुनिया भर में जहाँ जहाँ स्कूल और कॉलेज ये सोच के खोल दिए गए कि कोरोना कंट्रोल में आ गया है, वहाँ वहाँ उसके एक्सपीरियंस ख़राब रहे। सबसे पहले इज़राइल में हुआ था। इज़राइल में मई के महीने में कोरोना काफ़ी कंट्रोल में आ गया था और इज़राइल ने अपने स्कूल खोल दिए। एक ही स्कूल से 150 बच्चे निकल आए एकदम से कोरोना का संग। होता क्या है, बच्चे अपनी क्लासेस में जब जाते हैं स्कूल में, घर से तो मास्क पहना के माँ भेजती है, उसके बाद ना कोई मास्क पहनता स्कूल में, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग होती। बच्चों के साथ ये कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करवा पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो जो स्कूल्स जो हैं वो हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। हमारे देश में भी हमने देखा है कि जिन जिन राज्य सरकारों ने स्कूल्स खोलने की शुरुआत की, वो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। तो सब लोग बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हमारी सरकार भी बच्चों को लेके सेंसिटिव है। अभी तक हर चीज़ के लिए हमारे पास प्रेशर आता था, जी मार्केट खोल दीजिए, ये खोल दे, इसके लिए आते स्कूल मत खोलिएगा सर, स्कूल मत खोलिएगा। सबको अपने बच्चों की चिंता है, स्कूल मत खोलिएगा। जब तक हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते कि स्कूल जाना बच्चों के लिए सेफ़ है,
तब तक हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। मतलब न्यूज़ 24 के दर्शकों को आप ये कह सकते हैं कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक वो लगा नहीं दिया जाता, जब तक आप ऐसा अश्योर खुद नहीं हो जाते कि बच्चों का स्कूल जाना सेफ है, स्कूल नहीं खुलेंगे, तब तक हम नहीं खोल पाएंगे। कोई एस्टीमेट ऐसा कि कब तक एस्टीमेट ऐसा देना हो पड़ा, सकता? अभी तो यही नहीं पता कि वैक्सीन कब तक आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब ये जो नया यूके का जो स्ट्रेन आया है, इसकी वजह से हमें भी सबको स्ट्रेन हो रहा है कि इसकी वजह से कहीं दोबारा तेजी से ना फैल जाए। दिल्ली में कोई मामले अभी तक प्रकाश में? हम लोगों ने अपने सैंपल्स भेजे हुए हैं टेस्टिंग के लिए एनसीडीसी को कि जो दिल्ली में कुछ एक जो फ्लाइट्स आई थी यूके से, उनको सबको जब टेस्ट किया गया उसमें कुछ लोग जो हैं वो मिले थे संक्रमित। वो संक्रमण नया स्ट्रेन का था कि पुराना का था, वो हमने एनसीडीसी को भेजा हुआ है, शायद आज या कल में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो नया स्ट्रेन है जो नया यूके स्ट्रेन में तो पाया देश में गया, ऑलरेडी आ चुका है, आज मैं पढ़ रहा हूँ, सुबह से टीवी में भी चल रहा है। कुछ एक राज्यों के अंदर जो यूके की फ़्लाइट्स आई हैं उसमें जो संक्रमित लोग पाए गए, उनका स्ट्रेन जो है वो यूके का स्ट्रेन पाया गया। नहीं, दिल्ली में अभी तक की जानकारी नहीं थी। आपने कहा कि आपने भी टेस्ट के लिए भेजा हुआ है। तो अब इशू दिल्ली का बचता नहीं है। अगर एक बार देश के अंदर कहीं भी एंटर कर गया वो वायरस, तो वो कैसे फैलेगा। और ये वाले इस वायरस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यूके का जो स्ट्रेन है कि फैलता बहुत ज़्यादा तेज़ी से है। तो स्कूल की बात तो हो गई कि स्कूल नहीं खुलेगा, कॉलेजेस के बारे में क्या है? कॉलेजेस का भी यही है कि जब तक हम थोड़े से वो नहीं हो जाते, सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि अब सेफ है, तब तक स्कूल्स और कॉलेजेस को हम खोलने में थोड़ा परहेज करेंगे। ठीक है। जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, करीब मार्च से ये सब कुछ शुरू हो गया, साल खत्म होने को है, क्या सीखने को मिला अरविंद जी? आपको ये लगा कि दिल्ली जैसी जो देश की राजधानी है वो भी कई बार अपने आप को लाचार महसूस करेगी, शायद हमको बहुत रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत है? आपको लगा कभी ऐसा? दिल्ली में आज मैं समझता हूँ कि देश में तो सबसे ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम है हेल्थ के। दुनिया के भी अब सिस्टम्स के साथ दिल्ली compete कर सकती है। कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसने सारे सिस्टम्स को पूरी दुनिया में ध्वस्त कर दिया। न्यूयॉर्क ले लीजिए, वॉशिंगटन ले लीजिए, पेरिस ले लीजिए, स्वीडन ले लीजिए, जितने मर्जी बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ ले लीजिए, सबके अंदर कोरोना की महामारी में उनके सारे अस्पताल कम पड़ गए, उनके सारे हेल्थ सिस्टम्स कम पड़ गए और कोलैप्स कर गए एकदम। दिल्ली अकेला शहर है जहाँ पे एक दिन में डेली पर डे सबसे ज़्यादा केसेस आए देश के, दुनिया के अंदर। एक दिन ऐसा था दिल्ली में नवंबर के महीने में, शायद 7 नवंबर तक के आसपास, 7 नवंबर के आसपास 8,500 केसेस दिल्ली में आए थे। पूरी दुनिया के किसी भी शहर में इतने केस नहीं आए। न्यूयॉर्क के अंदर 4 अप्रैल को 6300 केसेस आए थे, वो सबसे ज़्यादा थे न्यूयॉर्क के। जब न्यूयॉर्क में 6300 केसेस आए थे, न्यूयॉर्क के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए थे, उनके हॉस्पिटल कोलैप्स कर गए थे, आईसीयू कम पड़ रहे थे, अस्पतालों में बेड्स नहीं थे, अस्पतालों के कॉरिडोर्स के अंदर मरीज पड़े हुए थे। इसने वर्ल्ड ओवर एक्सपोज किया पूरे सिस्टम को, ये बात तो सही है। दिल्ली में जब 8,500 केसेस आए थे, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं किए थे। जिस दिन 8,500 केस आए थे, उस दिन 7,000 बेड्स हमारे अस्पतालों में कोविड के बेड्स खाली पड़े हुए थे। हमारे आईसीयू बेड्स लगभग 1100 खाली पड़े हुए थे उस दिन। हमारे ऑक्सीजन बेड्स खाली पड़े हुए थे उस दिन। हमारे मरीज सड़कों पे नहीं थे। तो जितना रॉबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम दिल्ली का हमने पिछले 5 सालों में बनाया है, मुझे कहते हुए ये गर्व है कि हम दिल्ली वालों ने मिलके ऐसा शानदार हेल्थ सिस्टम बनाया जिसने इतनी बड़ी महामारी को इतने कठिन समय में भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए हम लोग। और आज हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ये मेहनत है कि आज हम 8,500 से आज 500-600 केसेस पर डे रह गए हैं, जबकि हम 80-85 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। चलिए भगवान से प्रार्थना है कि ये जो नया स्ट्रेन है, हाँ, लेट्स ये ना फिंगर्स, हाँ, कि ये नए रूप में फिर से ना आ जाए, खराब सिचुएशन ना दोबारा क्रिएट कर दे। इस दौरान हमने देखने को मिला कि बहुत सारा, अच्छा इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछ लेता हूँ, बहुत राजनीति भी हुई इस पे
शुरुआत से ही बहुत राजनीति हुई, मरकज से लेकर तमाम चीज़ों पे राजनीति हुई। आप भी उस राजनीति के केंद्र में आए कि अरविंद केजरीवाल ने भी बोल दिया, जैसे मरकज ने फैलाया और बाद में कोर्ट ने कहा, तो तमाम सोशल मीडिया पे ये चलने लगा कि माफ़ी मांगना चाहिए, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो आपको लगा कि ये किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखना ये गलती थी, ये एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें शायद सबको बोलने से बचना चाहिए था? पर हमने कब बोला? नहीं, ये आप बयान, ऐसे ही ये बयान तो आया था ना सबकी तरफ से कि वहां जो लोग इकट्ठा हुए तो उनकी वजह से फैला। हमने तो कभी नहीं बोला। हमने इतना किया था, जब शुरू में दिल्ली में मान लीजिए 100 केस 150 केस निकलते थे, मेरे को एग्जैक्टली याद है 23 मार्च या 22 मार्च के आसपास मैंने खुद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चालू की थी जनता को बताने के लिए कि आज दिल्ली की क्या सिचुएशन है। तो आज अभी तो हम कहते हैं कि इतने हज़ार केस आ गए, उन दिनों में होता था कि आज 10 केस आ गए, आज 11 केस आ गए। अब इतने केस, शुरुआती दौर था इतने। अचानक मरकज़ में जब वो लोगों की टेस्टिंग करवाई गई तो उसमें केसेस एकदम से 1,500-2 हज़ार केसेस वहाँ के सब लोगों का टेस्ट हुआ तो निकले। तो उसको दिखाने के लिए हम ये कहते थे कि इतने केसेस दिल्ली में और इतने केसेस यहाँ से, मतलब मैं हमेशा मेरी उसके बाद ये होती थी कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। अगर मैं ये कहता कि दिल्ली में 3,000 केस हो गए, मरकज़ के 2-2.5 हज़ार केस और मान लीजिए दिल्ली के 400-500, 3,000 केस हो गए तो जनता में अफरा तफरी फैल जाती। तो हम उसको एक कैटेगरी हमने बना दिया था। हम ये कहते थे भाई 2,500 वहाँ से आए हैं, लेकिन बाकी दिल्ली में इतने हैं तो अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, कोई लोगों के बीच में फैला नहीं है, कुछ एक चंद लोगों का इधर उधर है जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो लोगों को ये सुकून देने के लिए उल्टा हम ये बताते थे कि उस एक इंसिडेंट की वजह से इतने केस हुए हैं, लेकिन वो अभी फैला नहीं है और बाकी दिल्ली के अंदर इतने केस हैं। हमने कभी भी किसी भी एक सोर्स को, एक अगर सोर्स इसके लिए जिम्मेदार था पूरे उसके लिए, वो था कि विदेशों से जो फरवरी के महीने से केंद्र सरकार ने फ़्लाइट्स चालू की थी, जो सबसे ज़्यादा ऐसे देश थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इटली में, स्वीडन में, जहाँ सबसे ज़्यादा यूके में सबसे ज़्यादा केसेस हो रहे थे, वहाँ के इंडियंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना चालू किया कि आप हमें यहाँ से इवैक्यूएट कीजिए, आप हमें यहाँ से वापस अपने देश बुलाइए। तो उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स चालू की गई। ये स्पेशल फ़्लाइट्स भर भर के आ रही थी जिसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित लोग थे। जब ये भारत में पहुंचती थी फ्लाइट्स, स्क्रीनिंग ठीक से नहीं हुई इनकी। उस टाइम कोई स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, टेस्टिंग किट ही नहीं थे, टेस्टिंग का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था। ये सब फ्लाइट्स आती थी और सब अपने अपने घर चले जाते थे। 17 मार्च के आसपास शायद पहला वो आया था कि आइसोलेशन कैसे करना है। तो जो 22 मार्च का फाइलों में हमारे है 33,000 लोग तब तक पिछले 1 महीने में दिल्ली आके दिल्ली के अंदर स्प्रेड कर चुके थे। यहाँ से शुरू हुआ था दिल्ली के अंदर कोरोना फैलने का सिलसिला। जब पूरा दौर जो चला अरविंद जी, तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वो सेंटर के साथ सेम पेज पे दिख रही थी। आपको इस दौर में जब जो कोविड पे काम हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान सराहनीय काम किया, अच्छा काम किया, सेटिस्फैक्ट्री काम किया? मुझे नहीं लगता ये समय है किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने के लिए, इसने अच्छा काम किया, उसने ख़राब काम किया, इसने अच्छा काम किया, उसने। मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है। ये एक आपदा है, अभी भी चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। और हम सब लोगों को मिलके, सारी सरकारों को, सारी एजेंसीज़ को, सारे संस्थानों को मिलके इसको टैकल करना है। दिल्ली में तो होता होगा, दिल्ली में हम लोगों ने, मेरा काम दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अपने लोगों की जान बचाना है। मेरा काम लोगों को सर्टिफिकेट देते हुए घूमना नहीं है कि इसने अच्छा काम किया, उसने ख़राब काम किया, इसने। मेरा काम है, मैंने हमेशा एक ही चीज़, सेंटर के साथ चूंकि आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने का है, इसलिए ये पूछा जाएगा कि आप खुद को कैसे असेस करते हैं, केंद्र सरकार के काम को कैसे असेस करते हैं? सबने अच्छा काम किया, सारी राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया, सारी संस्थाओं ने अच्छा काम किया, सारे अस्पतालों ने अच्छा काम किया, सारे डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया, सारे नर्सेज ने अच्छा काम किया, सारे कोरोना वॉरियर्स ने अच्छा काम किया, सब ने अच्छा काम किया और आगे अच्छा काम करते रहें। मेरा देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, हमारे लोग स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं।
आपका इंटरेस्ट भी है उसमें आजकल, राजनीति में भी आप दूसरे दूसरे प्रदेश में पाँव फैलाने में लगे। आपने कहा सबने अच्छा काम किया, तो यहीं से शुरू कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा हमला तो आप योगी आदित्यनाथ सरकार पे कर रहे हैं कि जो कोविड के दौरान जो खरीद हुई, जो ऑक्सीजन के मीटर्स लिए गए और तमाम जो दूसरे इक्विपमेंट्स लिए गए हैं, उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। नहीं, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो आप भी लगा रहे हैं उन पे। उन्होंने एक आरोप लगाया, एक मीटर आता है जो मार्केट में मिलता है, जो घर में यूज़ होता है, वो 200-250 रुपये का आता है। और अस्पताल में जो यूज़ होता है ऑक्सीमीटर जो है वो बड़ा होता है, उसमें एक मॉनिटर होता है और वो होता है, वो मार्केट में 90-95 हज़ार का आता है। तो जेम से इन्होंने, हमारे अफसरों ने ख़रीदा होगा, वो 60-63 हज़ार का था। वो अलग चीज़ ही अलग है, नाम दोनों को चाहे ऑक्सीमीटर दे लो, एक का होगा शायद ऑक्सीमीटर 1 2 3 4, दूसरे का ऑक्सीमीटर ये ABCD मॉडल अलग है। उन्होंने कहा देखो देखो केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, 200 रुपये का ऑक्सीमीटर 63 हज़ार में खरीदा। इस तरह के वो आरोप लगा रहे थे। आपसे सीख लिया उनका आप भी शुरुआती दिनों में ऐसे ही करते थे, सरकारों पे हमला इसी तरीके से करते थे कि देखिए देखिए घोटाला हो गया। आपसे सीख लिया क्या? आपकी असेसमेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश में अचानक से चुनाव लड़ने का ये मन कैसे बना लिया आपने? भाई हमारी पार्टी है, पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, ये आप भी मानते हैं। अस्पताल जनता मानती हो कि दूसरी बार आपको सत्ता में दिया है, तो हम तो क्रिटिकली इवेल्युएट करते रहते हैं, लेकिन हाँ, जनता आपको दोबारा चुन के 62 सीटों के साथ अगर सत्ता में लाती है तो ये मानना पड़ेगा कि जनता आपको पसंद करती है। तो दिल्ली में आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। जब हमारी सरकार 2015 में बनी थी तो मेरे को याद है 2014 की गर्मियों में दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, इन्वर्टर की सेल बंद हो गई है, जनरेटर की सेल बंद हो गई है, और दिल्ली के 70% लोगों को फ्री बिजली मिलती है, जीरो बिल, 24 घंटे बिजली। ये दुनिया के 8वें चमत्कार की तरह है। तो अगर दिल्ली के अंदर ऐसा हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के लोग भी कहते हैं भाई हमें भी मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या गुनाह किया? दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हो गए, हमने कहा दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हो गए, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा दिल्ली के स्कूल कहाँ अच्छे हो गए, हमारे स्कूल अच्छे। तो मनीष सिसोदिया ने कहा मैं आता हूँ देखने के लिए, आप भी दिखाइए, आप भी हमारे देखने आइए। इतना सिंपल थोड़ी ना है। तो आप इसी तरीके से हेड ऑन लेना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं कि तो किसी तरीके से फंसा के अपने प्रतिद्वंदी को सामने लाया जाए ताकि आप सीधे सीधे उसके साथ कंटेस्ट में दिखें। सुकेश जी, आपको नहीं लगता ये अच्छी राजनीति है जो अभी हो रही है? नहीं, अच्छी राजनीति है ये, प्रतिस्पर्धा मैंने अभी देखा था, एक टीवी चैनल है लोकल वहाँ का, उत्तर प्रदेश का, उसके एंकर ने अपना रात का प्राइम टाइम शो इसी से शुरू किया। उसने कहा मैं 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ा सुखद अनुभव ये हुआ कि आज तू मैं स्कूलों के ऊपर हुई है, आज राजनीति स्कूलों के ऊपर हुई है। ये पार्टी भी स्कूलों की बात कर रही है और वो पार्टी भी स्कूलों की बात कर रही है। अच्छी चीज़ है। राजनीति अगर अच्छे मुद्दों पे हो तो देश तरक्की करेगा, और राजनीति अगर केवल धर्म और जाति पे हो तो देश पिछड़ा होगा। नहीं, इन तो मुद्दों पे, स्कूलों के ऊपर मैं इसको वेलकम करता हूँ। मान लीजिए एक राज्य की सरकार कहती है कि हमारे स्कूल अच्छे, दूसरे राज्य की सरकार कहती है कि हमारे ज़्यादा अच्छे। मैं तो चाहूँगा कि ये सरकार का मंत्री इधर जाए, वो सरकार का मंत्री उधर जाए, दोनों एक दूसरे के स्कूल देखें, सीखें और अपने अपने को सुधारें। बिल्कुल कम्पीट करना चाहिए, कम्पीट करना चाहिए। ये देश के लिए अच्छी चीज़ होगी। तो उसी दिशा में हम डिबेट को ले जाना चाहते हैं और उसी दिशा के अंदर हम राजनीति को ले जाना चाहते हैं। अब अगर दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी बिजली है, इतने अच्छे स्कूल हो गए, इतना रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम बनता जा रहा है, तो बाकी देश के लोगों को भी तो इच्छा है ना कि हमारे राज्य के अंदर भी इस किस्म की सुविधाएं मिलनी चाहिए। या तो उनकी सरकारें दे दे, और नहीं तो वो अपनी सरकारों को पलट के आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। वहाँ की सरकार या बाकी प्रदेशों की सरकार ये कहती है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, दिल्ली जहाँ स्थित है वो एक मतलब देश की राजधानी है, अब उसकी तुलना आप दूसरे प्रदेशों से नहीं कर सकते। ये बड़ा कन्वीनियंटली अरविंद केजरीवाल चूज कर लेते हैं और हमारी सरकारों पे हमला करते हैं। ये तो बड़ा कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। अरे उनकी तो परिस्थिति बड़ी अच्छी है। हमारे यहाँ भी 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट दिल्ली में भी लगते थे। हमारे से पहले वाली कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने दिल्ली क्यों नहीं सुधार ली? अगर दिल्ली सुधारना इतना ही आसान होता तो
उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारे तो 24 करोड़ लोग जनसंख्या है, दिल्ली में तो 2 करोड़ हैं। जो 2 करोड़ संभाल सकते हैं वही 24 करोड़ संभाल सकते हैं। 24 करोड़ वैसी हवा में नहीं संभलते। अगर हमने 2 करोड़ संभाल लिए तो हम 24 करोड़ को संभालने की भी, अगर हमने 1000 स्कूल ठीक कर लिए तो हम 1.5 लाख स्कूल भी ठीक कर लेंगे। हमें आता है करना, उनको आता नहीं है करना, या उनकी नीयत नहीं है करने की। मनीष सिसोदिया की तरह आप भी जाने वाले तो नहीं हुआ? समय आएगा हम भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। मतलब ताकत से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ? जरूर लड़ेंगे, जनता चाहती है। जनता दिल्ली के अंदर हर राज्य की जनता रहती है। दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के लोग रहते हैं, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। अभी इस कोरोना काल के दौरान मेरे पास कितने लोग आए, बोले सर जैसे दिल्ली के अंदर बिजली जीरो है, बिजली के बिल जीरो है, आप उत्तर प्रदेश में आइए हमारे यहाँ भी कीजिए। मैंने कहा हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बोले आप आइए तो सर वहाँ पे इतना आपकी डिमांड है कि वहाँ जनता चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में भी जनता ही लड़ी थी, हमारे पास कहाँ पैसे थे। अन्ना आंदोलन से निकले थे, हमारे पास तो धेला नहीं था। जनता चुनाव लड़ी थी, जनता जीती थी। उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी कि आम आदमी पार्टी आए तो आम आदमी पार्टी आएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं आएगी। नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करने वाले ये बताते हैं कि दिल्ली में तो ये सरकार चला ले गए, दोबारा जीत के भी आ गए, लेकिन पंजाब में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आपने उसको डिफीट की तरह लिया, लेकिन दरअसल वो विक्ट्री थी कि आपने एक स्टैब्लिश्ड को वहां से हटा दिया, विपक्ष का नेता आपका चुना गया, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि पंजाब की राजनीति से धीरे धीरे आप खत्म से हो गए। ऐसा नहीं है, वो कुछ समस्याएं आई पार्टी के अंदर, उनको सॉल्व कर लिया गया। अब पार्टी दोबारा अच्छे रिन्यूड तरीके के साथ तैयारी कर रही है। और मौका मिल गया आपको, ये अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है तो उसमें थोड़ा, इसको मौका कहा जाए तो अच्छा शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि किसानों की समस्या है। 70 साल से इस देश के किसानों का केवल और केवल शोषण किया है। सभी पार्टियों ने, किसानों ने केवल और केवल शोषण बर्दाश्त किया है। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है किसानों का लोन माफ़ करेंगे, किसी ने नहीं किया। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है कि आपके बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नहीं दी। अब जो किसान के पास खेती बची है, उस खेती को छीन के ये कुछ चंद पूंजीपति घरानों को देना चाहते हैं, तो किसान जाएगा कहाँ? आज ये किसान की, मैं एक्चुअली सोच रहा था, आप सोचिए आज इतनी ठंड पड़ रही है, 2 डिग्री 1 डिग्री तापमान है रात को। ऐसे में रात को खुले आसमान के नीचे खुली सड़क पे सोना कोई हंसी खेल है? क्यों सो रहे हैं? इनको कोई मजा थोड़ी आ रहा है। इनके सर्वाइवल पे बनाई है। प्रधानमंत्री एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री आप लोगों पे आरोप लगाते हैं ना। प्रधानमंत्री आपको मेरा इंटरव्यू लेना है कि आपको अपना? नहीं, बीच बीच में मुझे पूछना भी तो पड़ेगा। बीच में टोकिए मत, टोकना ठीक नहीं है, गलत बात है। मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री के राइटर के साथ बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री का जो भी राइट है, मेरा राइट है। अगर आप प्रश्न पूछेंगे, मुझे बोलने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के सवाल राइटर के तौर पे लीजिए, आप अपना लिख लीजिए, कागज पेन ले लीजिए। अगर बीच में कुछ आपका मन करे, दिमाग में अंकित है, दिमाग में अंकित है तो लिख लीजिए, बीच में मत टोकिए। वो मेरा भी बोलने का वो थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है और मैं जनता को अपनी बात नहीं कह पाता। चैनल आपका है, आप तो 24 घंटे अपने चैनल पे बोल ही सकते हैं। आप जो मर्जी बोल लीजिए अपने चैनल पे। आपने मुझे इनवाइट किया है एज अ गेस्ट, तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं, बोलिए। मैं तो प्रधानमंत्री की बात से प्रधानमंत्री से इतने ज्यादा क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप मेरे को बीच में टोक रहे हैं? आप प्रधानमंत्री की बात भी कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आप लोगों पे आरोप लगाया कि आप भड़का रहे हैं उनको। उसके बाद पूछ लीजिएगा ना, मेरी बात तो पूरी कर लीजिए, दीजिए। चलिए, इसके साथ ही जवाब दे दीजिए उसका। सो मेरा अपना ये कहना है कि आज किसान इतना ज्यादा रोष में इस वजह से है, इतना ज़्यादा संघर्ष इस वजह से कर रहा है। अभी तक 40 से ज़्यादा लोगों की, 40 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। वहाँ पे लोग अपनी जान दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? कोई शौक़ नहीं है किसी को, अपना घर बार छोड़ के, पिंड छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पे। तो इसीलिए है क्योंकि सर्वाइवल का है। अगर अभी भी इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी तो ये खेती भी चली जाएगी, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में मेरा तो अपना ये मानना है कि सारे देश को किसानों का साथ देना चाहिए। कुछ चंद लोग या तो राजनीतिवश या गलत फहमी में पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, बाकी सारा देश इन किसानों के साथ खड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं, आपके चैनल के ज़रिए आज केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि
कल आपकी बैठक है किसानों के साथ। अब इन तीनों कानूनों को अपनी जिद छोड़े केंद्र सरकार, अहंकार छोड़े और तीनों कानूनों को वापस लेके और इनका संघर्ष खत्म कराए। अब बताइए प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं, वो आप जैसे जो राजनीतिक दल हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पे मुझे लगता है कांग्रेस उनके निशाने पे है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत दिन तक शासन किया है, कि वो भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कभी मंडी खत्म करने की बात नहीं की, उन्होंने कभी ज़मीन कोई ले जाएगा इसकी बात नहीं की, ना कानून में लिखा गया है ऐसा कुछ। तो ये चूंकि एम्पावर कर रहा है किसानों को, वो चाहते हैं, वो एम्पावर करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मंडियां भी रहेंगी और फ्री मार्केट भी होगा, आपको जहां ज्यादा कीमत मिले वहां अपने अपने प्रोडक्ट को बेच दो। इसको तो लाया क्यों जा रहा है? इसका फायदा क्या है? यही तो फायदा बता रहे हैं कि वो एम्पावर करना चाहते हैं किसानों को, और आप जैसे लोग राजनीति की खेती कर रहे हैं और इसलिए भड़काते हैं उनको। तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो अनभिज्ञ आदमी हूँ। आप बता दीजिए आपके चैनल के जरिए इस कानून के क्या क्या फायदे हैं? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री लगातार बता रहे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री की बात पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए ना। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने डेलिब्रेट किया, पिछले कुछ साल से जो कितने कमीशन बने उन सब ने, और कांग्रेस भी इसी रास्ते पे जा रही थी और उसी रास्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसानों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं, उनके हाथ में ज्यादा पैसे हो ये इंतजाम करना चाहते हैं। तो इससे कैसे किसान को कैसे शक्ति मिलेगी, कैसे ज्यादा पैसा आएगा, थोड़ा समझा दीजिए। ये तो प्रधानमंत्री समझा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा काम उनसे भी पूछना है, आपसे भी पूछना है कि क्या आप लोग इसमें राजनीति की खेती कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ही समझा दीजिए ना, कि मैं अगर आप मेरे को समझ आ गया तो मैं दूसरों को भी समझा दूंगा। मैंने बीजेपी के और केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों के और सारे नेताओं के भाषण सुने हैं, एक एक। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं इस कानून के बड़े फायदे, ये कह रहे हैं इस कानून के बड़े फायदे। जैसे योगी जी का भाषण आ रहा था, मैंने सुना भाषण, तो उन्होंने कहा कि इस कानून से आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो कह रहे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा उन पूंजीपतियों का होगा। फिर जैसे आप जैसे लोगों से एक दो बार डिबेट किए मैंने, तो जब मैंने एंकर से बार बार पूछा इसका फ़ायदा तो बताइए, फायदा कोई नहीं बता पाया, ना एंकर बता पाते, ना बीजेपी वाले बता पाते, ना केंद्र। फिर वो कहता है अच्छा आप ये बताइए कि खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अब आए लाइन पे। तो तुम्हारा मकसद बेसिकली ये है कि पूंजीपतियों को खेती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो किसान भी तो यही कह रहे हैं, वो जो बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं हमारी खेती छीन के इनको दे रहे हो। तो हमारे देश के करोड़ों किसानों को मरने के लिए छोड़ के 4 पूंजीपतियों को तुम खेती देना चाहते हो, ऐसा देश बनाना चाहते हो। हमारे देश का मकसद क्या है? हमारे देश का मकसद ये 4 पूंजीपति हैं कि हमारे देश का मकसद करोड़ों किसानों की खुशहाली है? करोड़ों किसानों की खुशहाली है हमारे देश का मकसद। हमारी सरकार इनके पीछे बेबस क्यों हो रही है? इन 4 पूंजीपतियों के पीछे इनको कह क्यों नहीं सकती कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम कैंसिल कर रहे हैं कानून? क्या बेबसी है हमारी सरकार की? असली मकसद इन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। असली मकसद ये सबसे पूछ लो आप। अब तो इतने बड़े बड़े इनके इंटरव्यू करते होगे, उससे ये पूछना चाहिए फायदा बता दो। इनको सबको एक फायदा रटा रखा है, सारे बीजेपी वालों को। सारे कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। कहाँ जाए जी बेचने, बता दो आप। 1850 रुपए गेहूं की कीमत है अभी, एमएसपी। उत्तर प्रदेश में और बिहार में मंडी नहीं है, वहां 800 रुपए में गेहूं बिक रही है। उन्हीं को बता दो आप कि बेटा जा पूरे देश में यहाँ पे 1900 रुपए में बिक रही है, यहाँ बेचा। तो उत्तर प्रदेश बिहार में बवाल क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई बवाल तो उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं है, वहाँ के किसान तो शांत हैं। वहाँ पे भी बवाल मच रहा है, हर जगह बवाल मच रहा है। किसान आ रहे हैं अब यहाँ पे, गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आज बिहार के किसान जो है वो राज्यपाल के पास जा रहे थे। हर जगह बवाल मचा हुआ है, कुछ लोग सड़क पे उतर रहे हैं। मैं तो डेविल्स एडवोकेट बन एक मिनट। तो मेरा ये कहना है, जो ये कह रहे हैं कि किसान अब कहीं भी जाके फसल बेच सकता है, वो फायदा नहीं है। मंडी के बाहर तो आधे दाम भी नहीं मिल रहे। मंडी में कम से कम सरकार खरीदा करती थी अभी तक,
मंडी के अंदर कम से कम सरकार को एमएसपी, सरकार से एमएसपी मिल जाए। 6% किसान बेच पाते थे अरविंद, 6%। तो मकसद क्या था? 6% को 100% करो कि 6% को भी मार दो गला घोट के? ये इस बात में मकसद सरकार का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि 6% केवल बेच पा रहे हैं, उनको 100% करो, सारे देश में मंडी खोलो, सारे देश में एमएसपी दो। अगर अच्छी किसान हितैषी सरकार होती तो ये करती, और जो पूंजीपति हितैषी सरकार थी उसने 6% का भी गला घोट। कह रहे हैं ना कि हम कर रहे हैं, क्या हमने एमएसपी बढ़ा दिया। ऐसा होता तो पिछले जब से ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है तब से मंडियां बंद होने लगती। कहीं से ये खबर आई कि मंडी बंद हो गई। वो तो हमने एमएसपी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? मैं आपको एक वो देता हूँ, सुझाव देता हूँ। मैंने उस दिन भी वहाँ पे मैं गया था, किसानों के बीच में सिंगू बॉर्डर पे कहा था। वो किसान बड़े अच्छे से समझाते हैं। ये किसान नेता जो है ना, ये कहते हैं कि इनको भड़का दिया। इनको भड़का नहीं सकते आप। ये आपको संविधान की और कानून की एक एक बारीकियां समझा देंगे। इनके वीडियो देखो आप, इन सारे किसानों को, वो आपको समझाते हैं जी आज हमारी सरकारी मंडी है, कल इसके बगल में एक प्राइवेट मंडी खुल जाएगी। क्या ज़रूरत है वो प्राइवेट मंडी खोलने की? अगर उस प्राइवेट वाले को खरीदना है तो सरकारी में आ जाए, वो वहाँ पे क्यों खोल रहा है? तो क्या होगा, वो जब प्राइवेट मंडी खोलेगा तो सरकारी मंडी के अंदर ये खरीद थोड़ी मान लो बंद कर देंगे, तो किसान जो है वो मजबूरी में उधर जाना चालू कर देगा। थोड़े दिन के अंदर यहाँ पे ये सरकारी मंडी साल में 2 साल में बंद करना चालू कर देंगे। ये इनका पूरा, उसके बाद एकाधिकार हो जाएगा उनका। उसका एकाधिकार है। ये सारे किसान, सरकार के लिए प्रिजम्पशन है ये सारे किसान बड़े अच्छे से आपको समझाते हैं। इशू फिर से ये है, मान लो प्रिजम्पशन है, मान लो फायदा क्या है किसान को? किसान कह रहा है कि क्यों लाए हो ये बिल? किसका फायदा है इस बिल से? पूंजीपतियों का। किसान का तो फायदा है नहीं। किसान को तो आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चिंता मत कर, तेरी मंडी नहीं जाएगी, नहीं चिंता मत कर, तेरा एमएसपी नहीं जाएगा, नहीं चिंता मत कर, तेरी जमीन नहीं जाएगी। वो कहता है मेरा फायदा क्या है जब कुछ जाएगा नहीं तो ला क्यों रही है बिल? तो सरकार कह रही है कि आप क्रॉप लगाओ, आप पहले से तय कर लो, जो आपसे आपकी फसल लेना चाहता है वो पहले से दाम तय हो गए। और आज भी ले सकता है अगर ज्यादा पैसे देना चाहता है। अगर उसकी बाहर जो भी आदमी है, आज मान लो 1850 रुपये एमएसपी है किसी फसल की। एक बड़ा दिलदार पूंजीपति है हमारे देश के अंदर, वो कहता है मैं 2000 में खरीदूंगा। मंडी में जाके खरीद ले, क्यों नहीं खरीदता? नहीं, व्यापारी को किसने रोका है? बहुत दिलदार नहीं होता ना, वो अपना बिजनेस भी तो देखता है। तो वो इसका मतलब 1850 से कम पे खरीदना चाहता है कि नहीं? नहीं तो आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर 1850 से ज्यादा खरीदना चाहता है, मंडी में चला जाए। मंडी बंद करने की क्या जरूरत है? प्राइवेट मंडी खोलने की क्या जरूरत है? सरकारी मंडी में जाए, वहां पे 1900 रुपए बोले, 1900 सरकारी बिक्री बंद हो जाएगी, सारे इसके पास आ जाएंगे। किसान को क्या फायदा है इस बिल से? किसान को कोई फायदा नहीं है इस बिल से। तो मेरा ये था कि जो सरकार कह रही है कि भटकाया जा रहा है, ऑपोजिशन भटका रहा है, गुमराह कर रहा है, सरकार अपना मंत्री भेज दे, 4 मंत्री भेज दें और 4 किसानों के नेता बैठ जाएं, एक पब्लिक डिबेट हो जाए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर मंत्री जो हैं किसानों के नेताओं के सामने 5 मिनट भी टिक जाएं तो पता चल जाएगा कौन किसको भटका रहा है। अच्छा, किसानों का फायदा नहीं, आपका कितना फायदा हो रहा है इसमें? पंजाब में चुनाव बहुत दूर नहीं है, राजनीतिक फायदा कितना देख रहे हैं आप इसमें? इसमें कोई राजनीति ना ही देखें आप तो अच्छा है। नहीं, मैं तो मुझे तो देखना मजबूरी है मेरी, क्योंकि खुली आंखों से अगर आप देखें तो साफ समझ में आता है कि इसमें हर दल राजनीति करेगा, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीति ही करते हैं। अब आप अन्ना आंदोलन वाले अरविंद केजरीवाल नहीं है, आप आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, जो पंजाब में भी चुनाव लड़ चुकी है जी, जो वहाँ एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे है, तो राजनीति तो आप करना चाहते हैं। तो ये आपको पॉलिटिकल डिविडेंड कितना दे रहा है अभी तक? नहीं, ये मैं अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। हमें ये लगता है कि 70 साल से जो किसानों की दुर्दशा थी, आज तक इतना बड़ा किसानों का आंदोलन शायद इस देश में नहीं हुआ। जब हमारा अन्ना आंदोलन हुआ था, लोग कहते थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन कभी नहीं हुआ। आज किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हमने तो देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इस आंदोलन के अंत में ये कानून ख़त्म होके अगर एमएसपी की गारंटी का कानून आ जाए, जो कि स्वामीनाथन आयोग ने भी बोला था, एमएसपी की गारंटी कि सरकार एमएसपी तय करे, स्वामीनाथन के फार्मूले से तय करे और उस सारी फसलें उठाने की सरकार गारंटी दे। अगर ऐसा कानून आ जाए तो मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए, हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ी बात होगी। थोड़ा दिल्ली की राजनीति की भी चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत बीजेपी
हमलावर है आपके खिलाफ। ऐसा लगता है कि बहुत फियर्स पॉलिटिकल बैटल जो कोविड के दौरान नहीं देखने को मिल रहा था फिर से होने लगी सड़कों पे। आप उनके खिलाफ बोलते हो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है, वो आपके खिलाफ बोलते हैं। तो ये अचानक क्यों? अभी तो चुनाव भी नहीं है, ऐसा क्यों? एमसीडी की तैयारी करने लग गए क्या आप? वो तो आप उनसे पूछिए कि वो क्यों कर रहे हैं। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जैसा आपने कहा कि चुनाव के बाद तो कोरोना काल में थोड़ी शांति थी, कोरोना काल तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है और जब से हमने किसानों का समर्थन करना चालू किया है, उन्होंने कोई ना कोई बहाना करके हमारे ऊपर अटैक चालू कर दिया। उन्होंने 2 दिन के लिए मुझे नज़रबंद कर दिया। उन्होंने सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर गुंडे भेज के और उनके ड्राइंग रूम के अंदर घुस गए लोग। कभी सुना है आपने कि सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंदर गुंडे घुस सकते हैं? 50 लोग घुस सकते हैं। राघव चड्ढा के दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ करा दी। अब पिछले 2-3 दिन से हमारे कार्यकर्ताओं की इधर उधर पकड़ के पिटाई कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर किसानों का हम साथ दे रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? पिछले 15 दिन के अंदर अचानक ही इतने हमले हमारे ऊपर किसान एंगल कहाँ से आ गया? आप जानबूझ के इसमें भी किसान एंगल लेके आ गए? किसानों की वजह से ही हो रहा है। अदरवाइज अभी क्यों हो रहा है? क्या कारण है? मनीष के घर के अंदर क्यों घुसे वो? आप बता दो। मेरे को नजरबंद, मैं उस दिन जाना चाहता था वहाँ पे, किसानों ने कोई कॉल दी थी, मंगलवार का दिन था, मैं वहाँ 1 घंटे के लिए जाना चाहता था, बंद कर दिया। आप गए तो थे, अभी कल ही तो गए थे। अभी गया था ना, 2 दिन के लिए नजरबंद किया था उस टाइम। तो अगर उनको बंद करना होता तो लंबा बंद कर देते, जाने ही नहीं देते आपको। वो तय करेंगे, आप थोड़ी तय करोगे। वो तय करते हैं भैया 2 दिन रोकना है कि 4 दिन रोकना है कि 1 दिन रोकना है कि क्या। सो ये अच्छा नहीं है। अगर हम किसानों का समर्थन करना चाहते हैं, देश के अंदर जो लोग किसानों का समर्थन करना चाहते हैं, उनको अगर इस तरह से विक्टिमाइज़ किया जाएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश के अंदर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ की सरकार गांव-गांव के अंदर अपने ऑफिसर्स को भेज रही है। अभी हमारे बहुत सारे लोग जब गांव-गांव में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हर घर के अंदर जाके पूछ रहे हैं, कोई आंदोलन में तो नहीं गया था, कोई आंदोलन में तो नहीं गया था। दिल्ली नहीं, हर जगह ये एक तरह से शुरू किया जा रहा है कि जो आंदोलन में जाए उसको पकड़ के प्रताड़ित करो। ये यूपी से भी पता कर लिया आपने? बिल्कुल। कि जहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने के मूड में होते हैं, वहाँ ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस लगाते लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में भी आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो आपने वहाँ की सरकार को भी घसीट लिया कि जा के पूछ रहे हैं और नोट कर रहे हैं। पत्रकार भेज के पता करा लो। मतलब ये जो दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि उसके केंद्र में भी किसान आंदोलन है? और क्या है। चलिए, आपने किसान आंदोलन पे फिर से घुमा के बात को वहां पहुंचा दिया है। पंजाब में कोई चेहरा आपका? समय आने पे बताएंगे। तो थोड़ा पहले बता दीजिए, इसमें क्या है मतलब? पहले बता देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। कोई बाहर का आदमी जो जिसकी तरफ आपकी नज़र हो कि उनको लाया जा सकता है? जैसे ही डिसीजन होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब सीधे सीधे नहीं बता रहे? कोई नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत चल रही है क्या? बातचीत होगी तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। कोई पिछली बार बड़ा इस बात को लेकर हुआ की स्थिति थी कि अरविंद केजरीवाल भी सीएम हो सकते हैं? नहीं। तो मुझे लगता है कि अब शायद आम आदमी पार्टी उस लेवल पे आ गई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे, वो पंजाब जाने की नहीं सोचेंगे। तो पंजाब के लिए कोई चेहरा एक ढूंढा होगा, क्योंकि देखिए एक बादल फैमिली है वहाँ। प्रकाश सिंह बादल बहुत दिनों तक सीएम रहे, कई बार सीएम रहे। एक अमरिंदर सिंह है। आपके पास कोई चेहरा नहीं है वहाँ, तो आपको चेहरे की कमी महसूस होती है वहाँ? समय आने पे बताएंगे। मैंने आपको बोला अभी तो 1.25 साल है चुनाव का। अभी किसान आंदोलन के बीच में सब लोग बिजी हैं। अभी इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। अभी इस आंदोलन से कैसे समाधान निकले उसी के बारे में सब लोग सोच रहे हैं।